मजबूरी भी क्या चीज होती है ना। अक्सर इंसान को वो काम करने पर मजबूर कर देती है जो वो कभी करना ही नहीं चाहता। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई थी और शायद मेरे जैसे खानदान में पैदा होना ही एक गुनाह था। मेरे परिवार में मुझसे 2 बड़ी बहनें थी और मैं तीसरे नंबर की। जिस तरह हमारे समाज में ज्यादातर लोगों को एक बेटे की इच्छा होती है, ठीक उसी तरह मेरे पापा को भी एक बेटा ही चाहिए था। एक बेटे के इंतजार में उनके सर पर 3-3 बेटियों का बोझ आ गया था। यही वजह थी कि उनका रवैया हम तीनों बहनों से और साथ ही साथ मेरी माँ से भी बेहद खराब था। एक बेटे की चाहत में ही मेरे पापा ने दूसरी शादी भी कर ली थी और वो अब उसी दूसरी औरत के साथ रह रहे थे। हमारे घर पर वो महीने का खर्चा भिजवा दिया करते थे, कभी भेजते थे और कभी नहीं। जब मैं 5 साल की हुई तो उसके बाद से तो मैंने पापा को बहुत कम देखा है। हम तीनों बहनों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ माँ का ही प्यार था। पापा क्या होते हैं ये हमें पता ही नहीं था। पापा ने तो कभी झूठे मुंह भी हम सबसे हमारा हालचाल नहीं जानना चाहा। दूसरी शादी के बाद वो कभी पलटकर हमारे घर नहीं आए कि वो एक बार पूछ लेते कि उनकी बीवी और उनकी बच्चियां कैसी हैं। अपने पापा का अपने सर पर हाथ मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। कुछ सालों बाद पापा ने वो पैसे भी भेजना बंद कर दिया। अब हमारे घर का गुजारा बेहद मुश्किल से चलता था। घर को चलाने के लिए माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और मुझे और मेरी बहनों को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हमारी माँ तो जैसे तैसे हमें पाल रही थी। जब मेरी सबसे बड़ी बहन 19 साल की हुई तो मेरी माँ जिस घर में काम करती थी उसी की मालकिन ने अपने बड़े भाई के लिए मेरी बहन का रिश्ता मांग लिया। उनका भाई अपने सभी बच्चों की शादी कर चुका था और अब वो अकेला था। वो आदमी मेरी बहन से कुछ नहीं तो लगभग 18-20 साल बड़ा था। अब क्या करते, मजबूरी थी। मजबूरी में इंसान सब कुछ कर लेता है। एक समय का खाना भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। हम इस तरह की कुछ गरीबी में जी रहे थे। मजबूरन मेरी माँ ने मेरी बहन की शादी उस इतने बड़े आदमी से कर दी। माँ कहने लगी कि देखो हमारे पास पैसे तो है नहीं जो हम उसकी शादी कर पाएंगे और ना ही कोई हमें पैसे देगा, इसलिए अगर वो आदमी बिना कोई दहेज के उससे शादी करना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह से मेरी दूसरी बहन का रिश्ता भी बड़ी उम्र के आदमी से ही कर दिया गया। दोनों ही आदमी अच्छे घर से ताल्लुक रखते थे। मेरी माँ को कम से कम ये तसल्ली थी कि जो परेशानियां मेरी बेटियों ने मेरे घर में झेली है, कम से कम वो परेशानी वो अपने ससुराल में नहीं झेलेंगी। अच्छा खाएंगी, पिएंगी, अच्छा पहनेंगी। पर ये तो मेरी माँ की एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं जब कभी अपनी बहनों से मिलने उनके घर जाती तो मुझे एहसास होता कि उन आदमियों को बीवी नहीं चाहिए थी, बल्कि एक नौकरानी चाहिए थी जो उनके घर को संभाल ले, उनको समय समय से खाने को दे दे। इस तरह की जिंदगी जीते हुए देखकर मैंने ये तो फैसला कर लिया था कि मैं इस जाल में नहीं फंसूंगी। मैं इस तरह के बड़े आदमी से शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि देखो तुम्हारी दोनों बहनों की शादी तो हो गई है, अब तुम ही बची हो, तुम भी शादी करके अपने ससुराल चली जाओ तो मैं कम से कम सुकून से मर पाऊंगी। पर मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। मेरी उम्र भी बेहद कम थी। अभी मैं स्कूल में ही पढ़ रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। मेरा कॉलेज थोड़ा दूर था, पर मेरे घर में कोई था ही नहीं जो मुझे ले जाता और ले आता, तो मैं खुद ही आती जाती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो अक्सर मेरे कॉलेज के बाहर ही खड़ा रहता था। काफी दिनों तक मैंने ये बात नोटिस की थी। एक दिन उसने मुझे टोक ही दिया। वो कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही खड़ा होता हूँ। वो बेहद सुंदर था। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी अच्छे खासे घर से है। धीरे धीरे मेरी उससे बातें होनी शुरू हुई और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया था। उस लड़के का नाम सुमित था और वो अपने घर में सबसे छोटा था। उसके घर में उसके सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी और अब शादी के लिए वही बचा था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे पता चला था कि वो बहुत अच्छी जगह नौकरी करता है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद मैंने बहुत सोच समझ कर सुमित को शादी के लिए हाँ कह दिया था। उसने अपनी माँ को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजा। मेरी माँ तो मेरे लिए भी मेरी बहनों जैसे ही बुढ़े आदमी का रिश्ता लेकर आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने सुमित को देखा तो वो बहुत खुश हो गई थी और उन्होंने खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ कह दी। सुमित मेरी उम्र का ही था, बेहद सुंदर नौजवान था। मैं भी बहुत खुश थी कि मेरी शादी कम से कम किसी बुढ़े से तो नहीं हो रही। अपनी बहन की जिंदगी मैं देख चुकी थी। सुमित और मेरी शादी अब तय हो चुकी थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि जब मैं अपने घर को आती थी तो रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मुझे एक चिट्ठी दे जाता था। उस चिट्ठी में मेरी बहुत तारीफें लिखी होती थी।
मुझे हैरानी इस बात की थी कि जब मैं सुमित से हर रोज मिल लेती हूँ तो वो मुझे चिट्ठियां क्यों लिखता है। रोज कॉलेज से आते जाते सुमित मुझे मिलता था और हम घंटों बातें करते थे। फिर इन चिट्ठियों का क्या मतलब? लेकिन जब भी मैं सुमित से मिलती तो ये बात मेरे दिमाग से ही निकल जाती थी। मैंने इन सभी खतों को बहुत संभाल कर रखा था। आखिर सुमित ने जो दिए थे। एक दिन मैंने सुमित से पूछा तो उसने कहा कि वो मुझे कोई चिट्ठियां नहीं लिखता। तो इसका मतलब है कि कोई और था जो मुझे चिट्ठियां लिख रहा था। मुझे बेहद अजीब लगा कि आखिर वो कौन है जो मुझे हर रोज इतनी चिट्ठियां लिख रहा है। इन चिट्ठियों को जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उन चिट्ठियों पर सबसे नीचे ए लिखा होता था, जबकि सुमित का नाम तो एस से था। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो कोई और था जो मुझे ये भेज रहा था। एक दिन उस बच्चे से मैंने पूछा कि ये चिट्ठियां कौन देता है, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अगले ही दिन जब वो बच्चा मेरे पास वो चिट्ठी लेकर आया तो मैंने उसके जवाब में एक पेपर पर ये लिखकर उसको थमा दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरी शादी होने वाली है। और मैंने उस बच्चे से कहा कि चिट्ठी उसी को देना जो तुम्हारे हाथ से चिट्ठी भेजता है। उस दिन के बाद से मुझे कभी कोई चिट्ठी दोबारा नहीं आई। शायद वो शख्स समझ गया था कि मेरी जिंदगी में कोई और है। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और मेरी माँ ने मेरी शादी खुशी खुशी सुमित के साथ करवा दी। सुमित से शादी करके तो मैं बेहद खुश थी, क्योंकि मेरी जिंदगी आसान जो होने वाली थी। अपनी बहनों की जिंदगी मैं पहले ही देख चुकी थी। उस तरह की जिंदगी मैं नहीं जीना चाहती थी। सुमित का परिवार एक संपन्न परिवार था और सुमित एक अच्छी नौकरी भी करता था। मुझे तो अपनी आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। शादी के कुछ महीने तो बेहद अच्छे बीते। सुमित मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। अक्सर हम दोनों बाहर खाना खाने जाते थे। सुमित के घर वाले भी बहुत अच्छे थे। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। दुखों का पहाड़ तो मुझ पर उस दिन टूटा था जिस दिन सुमित की असलियत मेरे सामने आ गई। सुमित एक बेहद गंदा इंसान था। उसका मुझसे शादी करने का मकसद कुछ और ही था जो मुझे पता नहीं चल सका। उसकी असलियत उस दिन मेरे सामने आई जिस दिन वो और मैं रात को कहीं बाहर घूमने गए थे। हमें वहां से निकलने में काफी देर हो गई तो सुमित मुझसे कहने लगा कि यहीं पास में मेरे एक दोस्त का घर है, एक काम करते हैं, अपने घर कल सुबह जाएंगे, आज यहीं पर रुक जाते हैं। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो कहने लगा कि इतनी रात को इतनी दूर घर जाना ठीक नहीं होगा, यहीं पर रुक जाते हैं। मैंने उसकी बात मान ली। कुछ ही देर में हम उसके दोस्त के घर पहुंच गए। उसके दोस्त की नजरें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो मुझे बेहद अजीब नजरों से देख रहा था। ऊपर से नीचे तक मुझे घूर रहा था। मुझे उसकी ये हरकत बेहद असहज महसूस करवा रही थी। मैंने सुमित से दबे लफ्जों में कहा कि चलो ना, हम घर चलते हैं, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पर वो नहीं माना और कहने लगा कि अरे ये बहुत अच्छा है, तुम क्यों परेशान हो रही हो। कुछ ही देर में उनका वो दोस्त हमारे लिए खाना लेकर आया। हम सभी ने खाना खाया। सुमित और उसके दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे कि मुझे अचानक नींद आने लगी और मैं वहीं सो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं। जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। मुझे अपने आप से ही घिन महसूस होने लगी थी। उस बिस्तर पर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। मैंने फटाफट कपड़े पहने और मैं भागकर सुमित के पास गई। मैंने सुमित से कहा कि सुमित, ये सब क्या है, क्या हुआ है मेरे साथ। सुमित ने भी आगे से बेशर्मों की तरह जवाब दिया कि देखो, मेरे दोस्त ने तुम्हारी एक रात की कितनी कीमत लगाई है, देख रही हो कितने पैसे हैं। ये सब सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि मेरे पति ने अपनी ही बीवी की इज्जत बेच दी। मैं जोर जोर से रोने लगी और मैंने सुमित से कहा कि सुमित, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। सामने से सुमित कहने लगा कि अगर तुमने मुझे तलाक की बात की या ये हकीकत किसी को भी बताने के बारे में सोचा तो तुम्हारी रात की जो वीडियो मेरे पास है मैं उसको सबको दिखा दूंगा। फिर तुम्हें पता भी नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलेंगे। मैं चुप हो गई। मेरी इज्जत तो पहले ही लुट चुकी थी। मैं अब और बदनाम नहीं होना चाहती थी। मैं चुपचाप सुमित के साथ घर वापस आ गई। लेकिन घर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ शुरुआत भर ही था। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था मेरे साथ। कुछ दिनों तक सुमित शांत रहा। मुझे लगा कि वो सब चीजें अब खत्म हो गई हैं। सिर्फ एक बार की ही बात थी शायद। लेकिन वो मुझे अक्सर रात को दूध देता था जिसे पीने के बाद मैं बेहोश हो जाया करती थी और उसके बाद वो मेरी कीमत वसूल लिया करता था। अब आए दिन का खेल हो गया था ये। हर दूसरे दिन उसका कोई ना कोई दोस्त या कोई आदमी उसको मेरी कीमत दे जाया करता था। मैं इस तरह की जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। मैं गरीब जरूर थी लेकिन शरीफ भी थी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी और ना ही मुझे ऐसे पैसे चाहिए थे। एक दिन बहुत हिम्मत करके मैंने सुमित के घर वालों को उसकी पूरी सच्चाई बता दी। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि वो घर वाले उसके थे, मेरे नहीं। सुमित ने सबको ये कह दिया कि मैं पागल हो गई हूँ। मैं अक्सर बहकी बहकी बातें करती हूँ कमरे में। वो कहने लगा कि माँ, मैंने तो आज तक आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप सब परेशान हो जाएंगे।
मैं इसका इलाज भी करवा रहा हूं, लेकिन अभी समय लगेगा। और उसने मुझे अपने ही घर वालों के सामने पागल घोषित कर दिया। उसके घर वाले भी उसकी बात मान गए। मैंने तो उसके घर वालों को ये बातें इस उम्मीद में बताई थी कि शायद घर वालों के डर से वो सुधर जाएगा और एक अच्छा इंसान बन जाएगा, लेकिन उसने तो मुझे ही पागल बना दिया। मेरी मजबूरी थी, मैं उसी के साथ उस घर में रह रही थी। अपनी माँ के पास तो मैं नहीं जा सकती थी। कुछ दिनों में पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैंने सुमित को बेहद खुशी से ये बात बताई थी। मुझे लगा था कि सुमित बच्चे के आने की बात सुनकर बहुत खुश होंगे और शायद एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे क्या पता ये किसका बच्चा है, और उन्होंने मेरा अबॉर्शन करा दिया। उसकी नजरों में पैसे की हवस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो लगभग हर हफ्ते ही किसी न किसी दोस्त को एक होटल में ले आते थे और मुझे भी वहीं पर लेकर जाते थे। इसी तरह से उनका काम चल रहा था और वो पैसे कमा रहे थे। इस बीच में कई बार मैं प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार सुमित ने मेरा अबॉर्शन करा दिया। मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा था। अपने पति की इन सब हरकतों से अब मैं बहुत थक चुकी थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी, लेकिन मरने से पहले मैं ये सब कुछ उसके घर वालों के सामने लाना चाहती थी। मैंने एक कोशिश और की। इस बार जब सुमित ने मेरे साथ कमरे में जबरदस्ती की तो मैंने शोर मचा दिया और सब कुछ उसके घर वालों को बता दिया। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। सुमित ने ऐसा ड्रामा किया कि सबको यही लगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ। वो बहुत शातिर इंसान था। मैंने उसके घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो पिछले कई महीनों से मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन आखिर थे तो वो उसी के घर वाले ना। अपने बेटे की ही बात मानते, बहू की बात कौन सुनता है। और ऐसा ही हुआ था। उन लोगों ने भी मुझे पागल ही समझ लिया। अपने बेटे की बात पर ही यकीन किया, ना कि मेरी बात पर। इस बार मेरे पति ने तो हद ही कर दी। उसने मुझे अपने घर वालों को दिखाने के लिए पागल खाने तक भेज दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर किसी को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। मेरे पति सुमित ने अपने घर वालों को समझाया कि मैं उसके इलाज के लिए भेज रहा हूं। सबको तसल्ली थी कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। मैं पागल खाने तो आ गई थी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं तसल्ली भी थी कि अच्छा ही हुआ, कम से कम सुमित से तो मेरी जान छूटी। नहीं तो उसने तो मेरे शरीर को एक धंधा बनाकर रख लिया था। अभी यहां पर कुछ दिन बीते ही थे कि मुझे एक खत मिला। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसकी लिखावट मुझे काफी जानी पहचानी लग रही थी। दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो याद आया कि लिखावट वही है जो मुझे शादी से पहले आई हुई चिट्ठियों में मिली थी। मेरे पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। आखिर कैसे उस शख्स ने मुझे यहां भी ढूंढ लिया? क्या वो मेरे आसपास ही है? जब मैंने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी जो कुछ यूं थी कि मैं तो तुम्हारी शादी की बात सुनकर पीछे हट गया था, पर मुझे जानकर बेहद दुख हुआ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उस चिट्ठी को पढ़कर मेरे तो होश ही उड़ गए। आखिर इस शख्स को कैसे पता कि मैं यहाँ इस हाल में हूँ? क्या वो मेरा पीछा कर? मैं तो शादी के बाद उस शख्स को भूल ही चुकी थी, पर वो मेरे बारे में आज भी सब कुछ जानता था। उस चिट्ठी ने तो मुझे सोच में डाल दिया था। एक दिन मेरा पति पागल खाने में आया और उससे मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा कि कैसा लग रहा है तुम्हें? अगर तुमने मेरी बात प्यार से मान ली होती तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से आजादी चाहती हो तो जो काम हम कर रहे थे उस काम को तुम अब अपनी मर्जी से करो, नहीं तो यहीं सड़ती रहो। मैंने उसे कहा कि मैं कभी नहीं करूंगी, मैं यहीं पर मर जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ उस गंदे काम को कभी नहीं करूंगी। उसने मुझे वहीं धक्का दिया और चला गया। मुझे दिख रहा था कि वो दूर कहीं डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था और उसके बाद वो निकल गया। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ के डॉक्टर भी खरीदे हुए हैं। इन्हीं लोगों ने मेरी झूठी रिपोर्ट बनाई थी और मुझे पागल करार दे दिया था। ये दोनों भी मेरे पति के साथ मिले हुए थे। अब तो मैं बेहद अजीब मुसीबत में फंस गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे निकलूं यहाँ से। पता नहीं जिंदगी मुझे अब कौन सा नया रूप दिखाने वाली थी। मेरे पति के जाते ही वो दोनों डॉक्टर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हमने देखा कि तुम्हारा पति तो बेहद जालिम है। उसने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो हमें यही कह रहा था कि हम तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान ना रखें और तुम्हें इंजेक्शंस और दवाइयों के सहारे पागल बना दें। पर हमने तो साफ मना कर दिया क्योंकि हमें तुम एक अच्छी लड़की लगती हो, अच्छे परिवार से लगती हो। तुम्हारा पति हमें कह रहा था कि तुम धंधे वाली ही हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है। अब हम तुम्हारे पति की सारी सच्चाई और उसकी नीयत दोनों ही जान चुके हैं। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें जल्दी ही यहाँ से निकाल देंगे। बस तुम वही करना जो हम तुमसे कहेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर एक उम्मीद सी जाग गई थी कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर के जाने के बाद मुझे खाना दिया गया। खाने की प्लेट में ही रोटी के नीचे एक कागज फिर रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि डॉक्टरों की बातों का यकीन मत करना, ये सब भी तुम्हारे पति के साथ ही मिले हुए हैं, ये लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, यकीनन तुम्हारा विश्वास तोड़ेंगे। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो और अपनी पति से भी अपनी जान छुड़ाना चाहती हो तो उसके पास वापस लौट जाओ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ ही समय में दोनों से आजादी दिला दूंगा। तुम्हारे साथ अब से कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम्हारे पति की असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा, जरा सा भी भरोसा है तो तुम मेरी बात मानो और वापस अपने पति के पास चली जाओ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या झूठ है और क्या सच। कहीं ये भी मेरे पति की ही कोई साजिश तो नहीं थी। एक तरफ वो डॉक्टर थे जिनको मैं देख पा रही थी, जिनकी बातें मैं सुन पा रही थी। एक तरफ ये चिट्ठी वाला इंसान था जिसको आज तक मैंने कभी देखा सुना नहीं था। अजीब सी उलझन में फंस गई थी कि किसकी बात मानूं और किसकी नहीं, किस पर भरोसा करूं। लेकिन काफी सोचने विचारने के बाद मैंने यही फैसला लिया कि चिट्ठी वाले इंसान पर मैं भरोसा करूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतने दुख तो सहे हैं, और दुख नसीब में होगा तो वो भी मिल जाएगा। मैंने वहीं से अपने पति को फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे बस यहाँ से निकाल दो। मेरी बातों को सुनकर वो बहुत खुश हो गया और कुछ ही देर में मुझे लेने के लिए भी आ गया। जब मैं उसके साथ पागल खाने से बाहर निकल रही थी तो तेजी से एक आदमी मेरे आगे से गुजरा। उसने मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा फिर पकड़ा दिया। मैंने अपने पति को कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है और वहां जाकर मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आगे का प्लान क्या है और मुझे क्या क्या करना है और कैसे करना है। मैं बेहद अच्छे से समझ गई थी। मैं अपने पति के साथ घर वापस आ गई। वो तो बहुत खुश हो रहा था और यही समझ रहा था कि अब से वो मेरी मर्जी के साथ ये सब कुछ करेगा और बहुत पैसा कमाएगा। घर आने के साथ ही वो मुझसे कहने लगा, 2 दिन तुम भी वहां पर बहुत परेशान हो गई होगी, आज तुम आराम कर लो, उसके बाद कल से काम पर लग जाना। कल तुम्हें मेरे साथ मेरे एक दोस्त के घर पर जाना है। अगर तुम उसको खुश कर देती हो तो वो हमें लाखों रुपए देगा। बताओ, कुछ घंटे की ही तो बात है, उसमें हम लाखों रुपए कमा लेंगे। अगले ही दिन मेरे पति मुझे अपनी उस दोस्त के घर पर लेकर गया। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, इसलिए जाने के साथ ही मैंने सबसे पहले एक नशे की दवाई उन दोनों के खाने में मिला दी, जिसे खाकर कुछ ही देर में वो दोनों बेहोश हो गए। यहां तक तो मैंने कर लिया था, पर इसके आगे क्या करना था ये मुझे नहीं पता था। उस कागज में सिर्फ इतना ही लिखा था कि मुझे उन दोनों को बेहोश कर देना है। ये काम करने के बाद मैं बैठे बैठे इंतजार कर रही थी कि वो मुझे दोबारा से चिट्ठी लिखेगा और बताएगा कि अब मुझे क्या करना है। लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। मुझे घबराहट होने लगी थी कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। कुछ ही देर हुई कि मेरे पति के फोन पर एक नंबर से मैसेज आया जिस पर लिखा था कि मैं तुरंत वहां से निकल जाऊं। ये सब कुछ बहुत ही अजीब तरीके से हो रहा था, लेकिन मेरे पास उस शख्स की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। ना जाने क्यों उस पर भरोसा करने का मन कर रहा था। इसलिए मैं वहां से तुरंत अपने घर के लिए निकल गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। घर आए हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन अब तक भी कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है और क्या चल रहा है। बैठे बैठे कुछ समय बाद मैंने टीवी ऑन किया तो खबर सामने मेरे चल रही थी। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि खबरों में मैं अपने पति को देख पा रही थी। वो एक होटल में एक लड़की के साथ नजर आ रहा था और ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि पुलिस ने उस होटल में छापा मारा है और वहां पर काफी लोग मिले हैं जो गलत काम करते हैं। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मेरा पति भी था। मेरे पति की शक्ल साफ साफ टीवी पर नजर आ रही थी। वो एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। मैं बिल्कुल हैरान होकर रह गई थी ये सब देखकर कि आखिर ये चक्कर क्या है। मैंने तो उसे उसके दोस्त के घर पर बेहोश छोड़ा था, तो आखिर वो होटल में कब और कैसे पहुंच गया। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, उसमें उसका दोस्त भी शामिल था। सुमित के घर वालों ने सब कुछ टीवी पर अपनी आंखों से देख लिया था और अब जाकर उनको मेरी बातों पर भरोसा हो रहा था। अब उन्हें पता चला कि उनका बेटा उस लायक ही नहीं था जिसकी शादी की जाती। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो वो एक लंबे अरसे के लिए जेल में गया था और उसे वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकता था। उसकी जो बदनामी हुई वो अलग। पूरी दुनिया उसको देख रही थी और उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें कर रही थी। उसके सारे रिश्तेदार उसकी करतूत के बारे में जान चुके थे। मैंने उसके घर वालों को बिना कुछ कहे सामान बांधा और वहां से निकल गई। कुछ समय में मैंने उसे तलाक लिया और अपनी माँ के साथ उनके घर पर ही रहने लगी। सब कुछ अच्छा हो गया था, पर एक अजीब सी बेचैनी थी मेरे मन में। मुझे अभी तक भी पता नहीं चला था कि आखिर वो शख्स कौन था जो मुझे चिट्ठी लिख रहा था। मैं उससे मिलकर उसका धन्यवाद करना चाहती थी।
उसने मेरी इतनी बड़ी मदद की थी। मेरे पति से तो मुझे छुटकारा दिलाया ही दिलाया, साथ ही साथ उसको सजा भी दिलवाई। इन सब बातों को काफी समय गुजर चुका था, पर दोबारा उसकी चिट्ठी कभी नहीं आई। एक बेचैनी मेरे मन में हमेशा चलती रहती थी। एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर बसा लो। मैंने माँ को कहा कि माँ, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी है। पर वो कहने लगी कि बेटा, रिश्ता बहुत अच्छा है, एक बार मिल लो। वैसे मैं भी उसे देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन शख्स है जो सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने माँ से पूछा तो वो कहने लगी कि लड़का छत पर है, जाओ एक बार जाकर मिल लो। मैं भागते हुए छत पर गई तो वहां पर वो लड़का खड़ा था। जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मैं तो हैरान ही रह गई और एक बहुत बड़ा झटका लगा था मुझे, क्योंकि मैं तो उसको पहले से ही जानती थी। दरअसल ये लड़का हमारे मोहल्ले में ही रहता था। आते जाते मुझे वो बहुत बार दिखता था, पर मैंने कभी उससे बात नहीं की थी। वो मुझे देखते ही कहने लगा कि हाँ, मैं ही हूं जो तुम्हें चिट्ठियां लिखता था। मैं तुम्हें रोज कॉलेज आते जाते हुए देखा करता था, तुमसे बात करना चाहता था, मुझे तुम बहुत पसंद थी। काफी हिम्मत के बाद मैंने तुम्हें चिट्ठियां लिखना शुरू किया था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे बताया कि तुम किसी को पसंद करती हो, मैं खुद ही पीछे हट गया। मुझे तो लगा था कि शायद शादी करके तुम बहुत खुश होगी, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें पागल खाने में देखा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। मेरी एक मेडिकल की दुकान है, मैं उस पागल खाने में दवाइयां सप्लाई करता हूँ। वो दवाइयां देने ही मैं वहां पर गया था। उस दिन जब तुम्हें देखा मैंने, तुम्हारा पति और डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। तुम्हारा पति कह रहा था कि मेरी बीवी को इतना टॉर्चर करो कि किसी भी तरह वो घर वापस आने के लिए तैयार हो जाए। उसकी बातों को सुनकर तो मैं चौंक गया था। जैसे तैसे मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और वो तुम्हारे साथ किस तरह का जिस्मानी काम करवा रहा था। मैंने सोच लिया था कि मुझे तुम्हें आजाद कराना है, इसलिए अपनी जान पहचान की मदद से वो चिट्ठियां मैंने तुम तक पहुंचाई। अच्छा ये हुआ कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। उस दिन भी जब तुम अपने पति और अपने दोस्त को बेहोश करके वहां से निकल गई थी तो मैं अपने दोस्तों की मदद से उन दोनों को होटल ले गया था, जहां पहले से ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। वो लड़कियां तो ये धंधा ही करती हैं, आज पुलिस उन्हें पकड़ लेगी तो कल छोड़ देगी, लेकिन उन्हीं लड़कियों के साथ मैंने तुम्हारे पति और दोस्त को छोड़ दिया था और पुलिस को कॉल कर दिया। मेरा एक दोस्त है जो न्यूज चैनल में काम करता है, उसकी मदद लेकर मैंने उस प्रोग्राम को भी लाइव चलवा दिया था, जिससे सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। वो तुम्हें पागल साबित करना चाह रहा था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई भी पागल समझे। गलती उसने की थी तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए थी। उसके खिलाफ काफी सारे सबूत मैंने इकट्ठे करके पुलिस को दिए हैं। मेरे दोस्त ने मेरी बहुत मदद की, अब वो काफी समय तक जेल में ही रहने वाला है। इतना सब कुछ कहने के बाद वो मुझसे पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैं बहुत परेशान थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तो वो कहने लगा कि प्यार में ये नहीं देखा जाता कि कौन किसके काबिल है और नहीं। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, अगर तुम ठुकराना चाहो तो तुम आज भी ठुकरा सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद मैं एक अच्छे इंसान को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उसका नाम रवि था। कुछ समय में मेरी शादी रवि से हो गई। आज मैं और वो बेहद खुश हैं एक दूसरे के साथ। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर लड़कियों के लिए। एक गलत फैसला कई बार हमें एक गहरी खाई में फेंक देता है। आपको क्या लगता है कि मैंने रवि से शादी करके ठीक किया? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।